हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनावरण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रणव मिश्रा आपके साथ जुड़ चुका हूं बायो की इस ऑनलाइन स्टडी के कंटिन्यू सीरीज़ में, जहां पर पीजीटी, नीट, गेट और वनडे एग्जाम्स साथ साथ 11th और 12th के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अनावरण क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा हमेशा नए वीडियो सेगमेंट्स के साथ। और अभी जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रूथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी और वनडे एग्जाम्स के लिए भी। हम लोग डायरेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें भी ये टॉपिक आता है, इंडिविजुअल भी ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है। और एक बार फिर से आपके साथ रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लिया करें, लाइक कर लिया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चे शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रूथ। तो टीथ की अगर हम बात करें बच्चे, तो जो टीथ होता है वो करेक्टर होता है वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। तो जो टीथ पाया जाता है, सबसे पहले तो पॉइंट याद रखना है कि ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स का करेक्टर होता है। और क्योंकि वर्टिब्रेट्स में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमको पढ़ना है मेनली मैमेलियंस का, ठीक है। यानी कि हम लोग अपने ह्यूमंस के टीथ की बात करेंगे। तो जो मैमेलियन टीथ होता है उसका करेक्टर अगर हम देखें तो मैमेलियन टीथ के 3 करेक्टर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला करेक्टर ये होता है कि ये होता है थीकोडोंट। जो मैमेलियंस के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे? थीकोडोंट। दूसरा ये होते हैं हेट्रोडोंट। क्या होते हैं? हेट्रोडोंट। अभी ये सारे के सारे वर्ड्स हम क्लियर करा देते हैं आपको, हेट्रोडोंट्स क्या होते हैं। और जो थर्ड इसका करेक्टर होता है वो होता है आपका डाईफायोडोंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर डाईफायोडोंट करेक्टर होता है, नाम से ही हो रहा है क्लियर। एक एक को यहाँ पे क्लियर करते हैं कि मैमेलियन जो टीथ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कहलाता है? थीकोडोंट। और वो होते हैं हेट्रोडोंट और साथ में होते हैं डाईफायोडोंट। ये होते हैं इनके 3 करेक्टर। और सबसे ज़्यादा ये टीथ अगर देखा जाए कि टीथ सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है या फिर टीथ प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो वो वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। इनवर्टिब्रेट्स में टीथ नहीं पाए जाते। एक यहीं पे हम बात कर लें कि जो इसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ टीथ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। नाम नोट कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज ओडोंटोलॉजी। अब यहाँ पे एक एक चीज क्लियर करते हैं कि थीकोडोंट क्या होता है। देखो, तो थीकोडोंट होता है बच्चे मैमेलियन टीथ का वो करेक्टर होता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो टीथ होते हैं मैमल्स के वो सेट होते हैं या फिर फिक्स्ड होते हैं कहाँ पे? इन सॉकेट्स, जिसको हम कहते हैं गम्स, या इसी को हम कहते हैं क्या? जिंजीवा, ठीक है ना। यही होते हैं अपने गम्स में प्रेजेंट होते हैं अपने टीथ। और ये करेक्टर क्या कहलाता है उनका? थीकोडोंट। जो फिक्स्ड होते हैं अपने बोनी सॉकेट्स में। जो अपने जो सॉकेट्स हैं वो कैसे होते हैं? बोनी सॉकेट्स होते हैं, क्योंकि नीचे हम लोग के पास बोन होती है मैंडिबल की, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं सॉकेट्स और उसमें प्रेजेंट होते हैं टीथ। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? थीकोडोंट। और एक चीज़ और आपको बता दें, यही जो गम्स होते हैं अपने, जो जिंजीवा होता है, यहीं पे पाया जाता है क्या? एंटमीबा हिस्टोलेटिका। जिंजीवैलिस, नॉट हिस्टोलेटिका, जिंजीवैलिस। जो एंटमीबा जिंजीवैलिस होता है क्या करता है? जितने आपके गम्स डिजीज हैं, जितनी भी आपकी गम्स डिजीज हैं, लगभग 95% की गम्स डिजीज वो किसकी वजह से होती हैं? एंटमीबा हिस्टोलेटिका के। जिसमें होता क्या है, जो आपके टिश्यूज होते हैं कहाँ के बच्चे? गम्स के, वो क्या हो जाते हैं? इरप्ट हो जाते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, डिस्टर्ब कर दिया जाता है। किसके द्वारा? एंटमीबा जिंजीवैलिस के थ्रू, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जितनी भी गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से आती है? एंटमीबा जिंजीवैलिस। कहाँ पे पाया जाता है? गम्स या सॉकेट्स में। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो अपने टीथ, और इसी कैरेक्टर को कहा जाता है थीकोडोंट। दूसरा होता है हेट्रोडोंट। इसको अलग से लिखते हैं। साथ में हमारे जो नोट्स है वो जरूर आप बनाते रहिएगा। हर एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर करा देंगे, पर नोट्स जो है वो आप अपना बना लीजिएगा, जिसकी वजह से कभी भी फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो करेक्टर अपना आ रहा है वो है कौन सा? हेट्रोडोंट।
हेटेरोडोंट क्या होता है देखते हैं। जो हेटेरोडोंट कैरेक्टर होता है ह्यूमन या मैमेलियन टीथ का, वो ये कहता है कि ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। इवन 4 टाइप्स के अपने पास, जो कुछ इस तरह होते हैं, जिनमें पहला होता है आपका पता ही होगा इंसाइजर, दूसरा आपके पास होता है कैनाइन, तीसरा आपके पास होता है प्रीमोलर्स, और चौथा आपके पास होता है मोलर। हिंदी में अगर इसकी हम बात कर ले, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनके कैरेक्टर की अगर बात करें, सबसे पहले इंसाइजर का कैरेक्टर क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो उनको एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो लेक्चर्स हैं अभी आपको इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड नीट वाले और वनडे एग्जाम्स वाले, ये सब यहाँ पे जिनको हिंदी में इंग्लिश में क्लियर हो रहा है वो हिंदी इंग्लिश में अपना लेक्चर पढ़ लें। हिंदी के लेक्चर्स भी हम आगे प्रोवाइड कराएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर, पर हिंदी लेक्चर्स भी यहाँ पे यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी लाया जाएगा। जो इंसाइजर होता है इसका कैरेक्टर ये क्या होता है, ब्लंट मार्जिन होती है इसके बच्चे। सबसे पहले क्या होती है, ब्लंट मार्जिन इसकी होती है। किस में मदद करते हैं ये, चीविंग में मदद करते हैं, ये याद रखिएगा। इंसाइजर क्या होते हैं, ब्लंट मार्जिन होती है और चीविंग में मदद करते हैं। और इनके पास क्या होता है, हाँ ये बस 2 चीज़ याद रखना है कि ब्लंट मार्जिन और चिपिंग होता है। दूसरा अगर हम कैरेक्टर बात करते हैं किसकी, कैनाइन की। जो कैनाइन होते हैं बच्चे, ये होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैनाइन पे कई बार पूछा गया है कि कैनाइन किसका कैरेक्टर होता है, तो कैनाइन होता है कार्निवोरस का कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर किसका होता है, कार्निवोरस कैरेक्टर। ये कार्निवोरस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ह्यूमंस का, यानी कि ये माना जाता है जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कभी ना कभी क्या थे, कार्निवोरस, हम लोग मांस खाने वाले थे, वहाँ से हम लोग का क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। और इनकी जो मार्जिन होती है वो बहुत ही क्या होती है, शार्प मार्जिन होती है, और ये चीजल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, चीजल शेप्ड, कई बार पूछा है, चीजल शेप्ड होते हैं। और ये फ्लेश को फाड़ने में, ये च्यूइंग में हेल्प करते थे, और ये टीयरिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, टीयरिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। लाइक जो आप फ्लेश खाते हो या फिर कोई भी नॉन वेज फूड अगर ले रहे हैं तो उनको फाड़ने में कौन मदद करता है, कैनाइन मदद करता है। ये 2 हो गया। अगर हम प्रीमोलर्स और मोलर्स की बात करें तो प्रीमोलर्स और मोलर एक साथ देखेंगे। जो प्रीमोलर्स और मोलर होते हैं इनको कंबाइंड फॉर्म में चीफ टीथ कहा जाता है। इनको एक साथ क्या कहा जाता है, नोन एज चीफ टीथ। इन्हीं को क्या कहते हैं, चीफ टीथ कहते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे इसने चीविंग में हेल्प करी, इसने टीयरिंग ऑफ फूड में हेल्प किया, तो प्रीमोलर्स और मोलर्स किस में काम करेंगी, ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने में मदद करता है कौन, आपका प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये हेटेरोडोंट कंडीशन हो गई ह्यूमंस के टीथ की। फिर से बता दे रहे, एक बार रिवाइज करा दे रहे। हेटेरोडोंट कंडीशन ये होता है कि जो आपके टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। और ह्यूमंस के अंदर कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के। और ये 4 टाइप्स यहाँ पर लिखा गया है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसाइजर को हमने बताया था कि ब्लंट मार्जिन होती है और ये चिविंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। कैनाइन जो होते हैं चीजल शेप्ड के होते हैं, टीयरिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स को एक साथ चीफ टीथ कहा जाता है जो कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ये हो गया हेटेरोडोंट कंडीशन। अब अगर हम बात करें, एक चीज अगर यहाँ पे फिर से हम आपसे पूछा है कि कार्निवोरस कैरेक्टर किसका होता है, तो आप क्या बोलोगे, कैनाइन्स का, ठीक है। अब जो तीसरा और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है तो इसका आता है डाइफायोडोंट कंडीशन। क्या होती है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूजन भी यहीं से आता है। डाइफायोडोंट ये होते हैं कि टीथ्स इरप्टेड या इरप्ट्स ट्वाइस इन लाइफ। अगर जीवन में एक जो आपका टीथ है वो 2 बार अगर इरप्ट हो रहा है, 2 बार निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है डाइफायोडोंट कंडीशन।
ह्यूमंस के अंदर ये आसानी से देख सकते हैं आप कि ह्यूमन के पास 2 बार टीथ आता है। एक बचपन में आता है जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, करेक्ट ना, और एक बाद में आता है जो परमानेंट टीथ होता है, तो उसी को हम कहते हैं टेम्परेरी। इसी डायफ्राम कंडीशन को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2 बार टीथ आ रहा है। पहला जो टीथ आता है उसको कहते हैं टेम्परेरी टीथ, और इसी को कहते हैं मिल्क टीथ, और इसी को कहते हैं डेसिडुअस टीथ। तीनों नाम आपको याद रखना है। और एक आपका होता है परमानेंट टीथ, एक आपके होते हैं कौन से, परमानेंट टीथ। अब ध्यान से देखिए, जो आपके टेम्परेरी और मिल्क टीथ होते हैं ये होते हैं 20 इन नंबर। 20 इन नंबर, कितने नंबर होते हैं इनका, 20 होता है। और इनका नंबर होता है 12 इन नंबर। कैसे होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा डेंटल फॉर्मूला पे चलते हैं। जब तक आप डेंटल फॉर्मूला नहीं क्लियर करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन आपका मिल्क टीथ था और कौन आपका परमानेंट टीथ था। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है डेंटल फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला पे भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। डेंटल फॉर्मूला क्या कहलाता है कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द गम्स, ठीक है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द गम्स और सॉकेट्स, ठीक है। तो गम्स में जो टीथ का अरेंजमेंट होता है वही क्या कहलाता है, उसका डेंटल फॉर्मूला। अगर ह्यूमन के अंदर बात करें तो आपका ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है बच्चे बता दीजिए, 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको कर दोगे तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 32 टीथ, ठीक है। कैसे होते हैं देखो, जो आपका 2 है ये कहलाएगा इंसाइजर, ये आपका हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर और ये हो गया मोलर। एक मिनट इसको रफ कर रहे हैं, तब आपको स्ट्रक्चरली समझाते हैं कि कैसे टीथ का अरेंजमेंट होता है। देखिए, जो आपका माउथ है यानी कि बक्कल कैविटी है, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा होता है, यहाँ से बीच से ऐसा और फिर नीचे फिर ऐसा होता है, ठीक है। ये मान लीजिए माउथ है, ओपन फॉर्म में है। तो इसको हम एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला आएगा एक टीथ, जो कि 2 होते हैं एक साथ और इनको कहलाते हैं, ये आपके हो गए इंसाइजर। फिर एक आपका चिजल शेप्ड में होता है जिसको कहते हैं कैनाइन, ये क्या हो गया आपका, कैनाइन हो गया, इंसाइजर हो गया और कैनाइन हो गया। यहाँ पे लगे होते हैं फिर से 2 के फॉर्म में, जो कि ये कंडीशन कहलाती है प्रीमोलर्स की। यहाँ पे अरेंजमेंट किसका हो गया, प्रीमोलर्स का। और ये 3 ये फोल्ड्स इनके मार्जिन पे पाए जाते हैं जिनको कहेंगे 3 का नंबर हो गया, ये हो गया आपके मोलर। ध्यान से देखिएगा, ये हो गए 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो एक तरफ देखा गया तो 2 आपके इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 1 मोलर्स। इनके जो प्रीमोलर्स और मोलर्स का जो फोल्ड्स होता है, इनके ऊपर ना फोल्ड्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोफोडोंट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोफोडोंट। लोफोडोंट फिर से बता दे रहा हूँ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हैव folds on their margin। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, लोफोडोंट कंडीशन कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लोफोडोंट कंडीशन वो होती है जो प्रीमोलर्स और मोलर्स के मार्जिन पे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स पाए जाते हैं। इसी को कस्प्स कहीं लिखा हुआ मिल सकता है आपको। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसी आपके बक्कल कैविटी में एक तरफ का भी हमने फॉर्मूला आपको बताया है 2 1 2 3। यही अरेंजमेंट आपको इधर मिलेगा। थोड़ा ऐड करिए, कितना हो रहा है, 2 3 2 5 और 3 8। तो 8 टीथ इधर, 8 ही यहाँ पे, 8 ही यहाँ पे और 8 ही यहाँ पे। तो ओवरऑल जोड़िएगा तो आपको कितने टीथ मिलेंगे, 32। इसीलिए कहा जाता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब इधर भी 2 1 2 3 और इधर भी 2 3। ओवरऑल जोड़ोगे तो 16 ऊपर आएगा और 16 नीचे आएगा और पूरा मिला के कितना आ जाता है, 32। ये होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ।
क्लियर है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डेंटल फार्मूला। अभी तक आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2123/2123 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32। अब ध्यान से देखिए, इसमें बहुत क्लियर है आपको ना कि इंसाइजर कौन होता है, कौन कैनाइन होता है, कौन प्रीमोलर होता है, कौन मोलर होता है, और एक जगह का ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, फिर इधर का बताया जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से और दोनों तरफ आपको मिल जाएगा 32 टीथ्स। इसी बेसिस पे अब हम ये क्लियर कर लेंगे कि कौन से वो 20 टीथ्स हैं जो मिल्क टीथ होते हैं और कौन से वो 12 टीथ हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। आइए देखते हैं। अब देखो, जो दूध के दांत होते हैं, जो 20 टीथ होते हैं, यानी कि जब बच्चा 6 महीने से लेके लगभग 2 साल के आसपास होता है तो उसके पास सिर्फ टेम्परेरी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, अभी वो परमानेंट टीथ उसके पास नहीं आया हुआ होता है। तो जो आपके मिल्क टीथ होते हैं, मैंने बताया था कितने होते हैं, 20 इन नंबर। और यहाँ पे जो आपका डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला, अभी जब मिल्क टीथ है तो बच्चा कैसा है, चाइल्ड है, यानी कि वो बहुत छोटा है, और उसके पास कितने टोटल टीथ हैं, 20। तो इसका डेंटल फार्मूला क्या होगा, 2102/2102 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी कि 10 ऊपर 10 नीचे, ओवरऑल 20, क्योंकि ये एक तरफ दिखा रहा होगा ना, 5 इधर 5 इधर, तो फिर 5 इधर 5 इधर, तो ओवरऑल 20 आना है। देखो पूरा का पूरा इंसाइजर है, इससे क्लियर करते हैं 2123/2123 से कंपेयर करते हैं। थोड़ा देखिए ध्यान से, ये एडल्ट का फार्मूला है, एडल्ट ह्यूमन में इतना होना चाहिए, और चाइल्ड में क्या है, पूरा का पूरा इंसाइजर है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इधर 2 इंसाइजर होना चाहिए एडल्ट में, चाइल्ड में भी 2 इंसाइजर है, करेक्ट। 1 कैनाइन होना चाहिए एडल्ट में, यहाँ पे भी 1 कैनाइन है, करेक्ट। 2 प्रीमोलर होना चाहिए, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रीमोलर क्या है, एब्सेंट है, यानी कि चाइल्ड के अंदर प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते। और मोलर्स होना चाहिए 3 पेयर, और यहाँ पर कितना पाया गया, ओनली 2 पेयर, यानी कि एक पेयर क्या है, मोलर भी क्या है, गायब है। तो कितना गायब हो गया, ध्यान से देखिए, 2 यहाँ से तो 2 नीचे से, मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो 4 ऊपर 4 नीचे, 8 प्रीमोलर्स गायब, प्लस 1 यहाँ से 1 यहाँ से, मल्टीप्लाइड करोगे 2 से तो 2 ऊपर वाले सिस्टम से और 2 नीचे वाले से, टोटल कितने हो गए, 4 मोलर भी गायब। तो ये क्या होते हैं, 8 प्रीमोलर्स एंड 4 मोलर्स आर एब्सेंट इन चाइल्ड, ये चाइल्ड में नहीं होते। इनको छोड़ने के बाद कितने टीथ हो गए आपके पास, 20। अब जरा इनको जोड़ ली जाए तो 8 प्रीमोलर और 4 मोलर को जोड़ो तो बच्चे जल्दी क्या आ जाते हैं, ये हो रहा है 12, और यही जो 12 होते हैं यही क्या कहलाते हैं, परमानेंट टीथ। मतलब ये एक ही बार आते हैं, कब आएंगे, आफ्टर 2 ईयर, कब आते हैं, 2 साल के बाद। और ये कहाँ पे होता है, फ्रॉम 6 मंथ टू 2 ईयर्स, 6 महीने से 2 साल के बीच में मिल्क टीथ आके गिर भी जाता है और रिप्लेस करता है उसको परमानेंट टीथ। मतलब ये एक बार गिर के फिर से 20 टीथ आते हैं और साथ ही साथ फिर से इरप्ट होता है परमानेंट टीथ, जो कि होता है 12 नंबर में। यानी कि जब 2 साल बाद जब टीथ आना शुरू होते हैं तो उसमें ये भी आता है, और जो गिरे हुए हैं ये फिर से रिप्लेस होके 20 टीथ ये भी आने लगते हैं। तो ओवरऑल कितना हो जाता है, एडल्ट का फार्मूला है यानी कि 32 टीथ। लेकिन हमने आपको 2 फार्मूला अभी तक नोट करा दिया, एक एडल्ट का और एक चाइल्ड का, ये भी याद रखना, कई बार पूछता है डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। अभी एक और फार्मूला आपको नोट कराना है एडोलसेंस एज में, ठीक है। एडोलसेंस एज में अभी एक और टीथ है जो कि गायब रहता है माना जाता है, ठीक है। वो कंडीशन कहलाती है एफायोडोंट कंडीशन। जो मोनोफायोडोंट कंडीशन क्या थी, मोनोफायोडोंट कंडीशन क्या है, टीथ arises once in life। इसका एग्जाम्पल बता ही दिए थे अभी,
कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितना होता है? 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 4 मोलर्स होते हैं, यानी कि टोटल होते हैं 12। और ये लाइफ में एक ही बार आते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? परमानेंट कंडीशन, परमानेंट टीथ, और साथ ही एक बार आने की वजह से इनको बोल देते हैं मोनोफायोडॉन्ट। और डाइफायोडॉन्ट क्या होता है? डाइफायोडॉन्ट क्या होता है? जो टीथ इरप्ट्स ट्वाइस इन लाइफ, जो कि लाइफ में कितनी बार आते हैं? 2 बार। एग्जाम्पल बता दें, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 इन नंबर, ये अपना फॉर्मूला हमने बता दिया था। अब एक कंडीशन और होती है एफायोडॉन्ट। एफायोडॉन्ट मतलब टीथ नॉट इरप्टेड थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में टीथ इरप्ट ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। उसका एग्जाम्पल होता है थर्ड पेयर ऑफ मोलर। थर्ड पेयर ऑफ मोलर, इसी को कहते हैं क्या? विजडम टीथ। विजडम टीथ। अच्छा, अब यहाँ से दिमाग में मत रख लेना कि ये कभी लाइफ में आता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो विजडम टीथ होता है वो कभी कभी लेट इरप्शन शो करता है, मतलब 17 साल के बाद, जिसको हिंदी में जवानी का दांत कहते हैं। इसी को वेस्टिजियल टीथ भी कहा जाता है, इसी को विजडम टीथ भी कहते हैं, इसी को जवानी का दांत कहते हैं। तो ये जो विजडम टीथ होता है, यानी कि थर्ड पेयर ऑफ मोलर, ये इरप्ट होता है, लेट इरप्शन शो करता है। क्या शो करता है? लेट इरप्शन आफ्टर 17 ईयर टू 25 ईयर, 25 साल तक आ सकता है। अगर इतने में नहीं आया तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी लाइफ नहीं आता है, तो उसी कंडीशन को एफायोडॉन्ट कर दिया था। लेकिन अगर ये आ जाता है तो लाइफ में कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, इसलिए हम मोनोफायोडॉन्ट कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी बना कि थर्ड पेयर ऑफ मोलर हो सकता है क्या? मोनोफायोडॉन्ट भी हो सकता है, अगर आएगा तो एक बार आएगा, या फिर एफायोडॉन्ट भी हो सकता है कि नहीं भी आ सकता पूरी लाइफ। तो ध्यान से देखो, जो 17 से 25 साल के बाद ही आने के चांसेस है थर्ड पेयर ऑफ मोलर, यानी कि 17 साल के पहले थर्ड पेयर ऑफ मोलर था नहीं, और 17 साल के पहले यानी 18 साल तक की एज, 12 साल से 18 साल तक की एज क्या कहलाती है? एडोलसेंस एज कहलाती है। तो एडोलसेंस एज में अगर क्वेश्चन कभी बन जाए कि एडोलसेंस एज में क्या आपके पास थर्ड पेयर ऑफ मोलर या विजडम टीथ था, तो आंसर तुरंत आना चाहिए नहीं था। जब नहीं था तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? डेंटल फार्मूला तुरंत बदल जाएगा, और डेंटल फार्मूला क्या हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसको कहते हैं एडोलसेंस एज। तो डेंटल फार्मूला ऑफ एडोलसेंस यानी कि 12 से 18 ईयर तक हमारे पास दोनों के दोनों इंसाइजर रहेंगे, पूरा कैनाइन रहेगा, पूरा प्री मोलर रहेगा, पर थर्ड पेयर ऑफ मोलर गायब होने की वजह से कितने मोलर बचेंगे? सिर्फ 2 पेयर। इसी तरह नीचे भी कंडीशन रहेगी। अब जोड़ लिया जाए कितने दांत आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 1 3 2 5 और 2 7, 7 ऊपर 7 नीचे, 14 मल्टीप्लाइड 2 से कर दोगे तो 28। ओवरऑल 28 टीथ होते हैं 12 से 18 साल के बच्चों में। अपना अपना गिन लेना, जो 18 साल का जो उसके ऊपर होगे वो पीछे विजडम टीथ निकला होगा और बीच में दर्द आता होता ना, तो कहते हैं अब जवान हो गए, उस वक्त जवानी के दांत आते हैं। जिनके नहीं आए हैं वो जीवन भर बच्चे बने रहो, बच्चे अच्छे होते हैं, जवानी नहीं आना चाहिए। तो 28 टीथ हो गया, यानी कि गायब कौन सा है? मिसिंग कौन सा है? जल्दी से बता दो। मिसिंग यहाँ पे है थर्ड पेयर ऑफ मोलर, और जिसका भी हमने नाम बताया था क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया मामला क्लियर। अब बात करते हैं, सारे डेंटल फॉर्मूले हो गए, सबके करेक्टर हो गए,
कब कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, ये भी चीज़ें होंगी। अब अगर इस पर कभी क्वेश्चन बनता है तो एक बार थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू भी ये सारी चीज़ें आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन बन रहा है परमानेंट टीथ आर, पहला ऑप्शन मोनोफायोडोंट, दूसरा ऑप्शन डाईफायोडोंट, तीसरा ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड चौथा ऑप्शन मोनोसियस टीथ। तो क्या आपको आंसर क्या मिलेगा? जो परमानेंट टीथ होते हैं क्या वो लाइफ में एक बार आते हैं? हाँ। 2 बार आते हैं? नहीं। तो इसमें से एक सही है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता और मोनोसियस होगा नहीं। तो ओवरऑल जो परमानेंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोफायोडोंट होते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि जब भी कभी क्वेश्चन दिया होगा तो ध्यान रखना वहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा ना वो इतना ज़्यादा करेक्ट आपको लगेगा कि हम बिना सेकंड ऑप्शन पढ़े ही पहले पे टिक मार देंगे और घर आके देखेंगे ओ ये तो उससे ज़्यादा करेक्ट था। तो जल्दबाजी क्वेश्चन करते वक्त कभी मत करिएगा कि पहला ऑप्शन देख के पहला सही लगा तो पहला पे मार दें, क्योंकि नीट है, वो कंपटीशन है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि आपका दिमाग कहाँ तक चलेगा। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा रखता है कि पहले पे ही मार के हम लोग चले आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑप्शन जरूर चारों पढ़ा करिए, चारों को एनालाइज किया करिए, जो उसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट हो वो आंसर सेलेक्ट किया करिए। ऑप्शनल क्वेश्चन यही आपसे बताना चाहता है, यही पूछना चाहता है कि आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने आंसर भी है, पर उसमें से सबसे एक्यूरेट आंसर आपको ढूंढना है। करेक्ट, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं फिर एक पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, थर्ड पेयर ऑफ मोलर इज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन मोनोफायोडोंट, दूसरा एफायोडोंट, तीसरा मोनोफायोडोंट, और एफायोडोंट, चौथा डाईफायोडोंट। अब अगर इसमें से आपको क्वेश्चन निकालना हो तो क्या करोगे? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड पेयर ऑफ मोलर की बात कर रहा है, यानी कि विजडम टीथ की बात कर रहा है। क्या वो लाइफ में एक बार आता है? वेरी करेक्ट, क्लियर है, एकदम कंफर्म है कि वो लाइफ में एक ही बार आता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब देखो यहीं पे आंसर मार के नहीं जाना है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एफायोडोंट क्या हो सकता है? वो पूरी लाइफ ना आए। हाँ, ये भी सही है, 2 ऑप्शन हो गए करेक्ट। तो क्या आप दोनों को एक साथ मारेंगे? नहीं, अभी आगे पढ़ो। मोनोफायोडोंट और एफायोडोंट, ये भी हो सकता है कि वो लाइफ में एक बार आए और ये हो सकता है पूरी लाइफ में ना आए, ये भी सही हो गया। 3 ऑप्शन एक साथ करेक्ट हो गए। और चौथा हो गया डाईफायोडोंट, तो ये तो हो गया पूरी तरह से गलत। अब ध्यान से देखो, सही ये भी है बच्चे, सही ये भी है, पर इन तीनों में मोर करेक्ट कौन है? ये। तो आपको आंसर कौन सा रखना है? मोनोफायोडोंट या तो हो सकता है वो लाइफ में एक बार आए, या हो सकता है आए ही ना, एक ही बात में उसने दोनों बात रख दी। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन करते वक्त पहला ही ऑप्शन देख के तुरंत टिक मार के आगे नहीं भागना है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए, तब आपको आंसर टिक करना चाहिए। ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। किसी को अभी तक कोई डाउट लग रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछा करो, और वहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और डिस्कशन किया करिए। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस को भी इम्प्रूव करने की आपके अंदर जो भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और अच्छे, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको फिक्स किया जाएगा प्रॉब्लम जो भी होगी, करेक्ट। अब देखो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बात कर लें। अगर स्ट्रक्चर आप टीथ की बात करें तो ये 3 चीज़ से मिलकर बना होता है बच्चे। पहला तो होता है इसमें क्राउन, दूसरा होता है इसमें नेक, और तीसरा होता है आपका इसमें रूट, ठीक है। क्राउन, नेक और रूट। जो आपका क्राउन होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका इसमें होता है इनेमल और एक आपका होता है डेंटाइन। देखो इनेमल की बात कर लें तो धरती पे, सॉरी हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा
हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर होता है तो वो कौन सा होता है, इनेमल होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा। ऑफ बॉडी किससे बना होता है जरूर तो याद रखिएगा, ये अमीलोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है, अमीलोब्लास्ट सेल से ये सिक्रीट होता है, सेक्रीटेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना, कई बार क्वेश्चन बना है। इनेमल इज सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। ओरिजिन कैसी होती है, कई बार पूछ चुका है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कैसी होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। डेंटाइन की बात कर लें, अगेन ये बन रहा था अमीलोब्लास्ट सेल से सिक्रीट हुआ था, ये होता है सिक्रेटेड बाई ओडोंटोब्लास्ट सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इनेमल होता था हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी और अमीलोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता था, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती थी, जबकि डेंटाइन जो होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है और मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। अब अगर हम बात करें नेक की, तो नेक वो रीजन होता है जो कि सराउंडेड होता है किससे, सराउंडेड बाई गम्स, यानी कि जो गम्स का रीजन होता है वहीं पे नेक प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट में आता है रूट, तो रूट जो होता है ये सबसे इनर पार्ट होता है, अंदर होता है, सिट होता है, और ये सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय सीमेंट, या उसी को सीमेंटम कहा जाता है। यहीं पे पाई जाती है पल्प कैविटी, यहीं पे पाई जाती है पल्प कैविटी। सप्लाई होती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, सप्लाई होती है नर्व्स की, आर्टरीज की, वेन्स की और लिम्फ वेसल्स की। अब थोड़ा ज़रा अगर इसको चीज़ को क्लियर कर लें कि अगर यहाँ पे सप्लाई हो रही है नर्व की, आर्टरी की, वेन्स की, लिम्फ की और वेसल्स की, इन सब की सप्लाई हो रही है कहाँ पे, रूट रीजन ऑफ टीथ में, तो ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फ वेसल्स कहीं पे भी जा रहा है तो वो लिविंग उस होने का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कभी भी दांत को अगर हम उसके रूट से उखाड़ेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत पेन फील होता है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई किसकी होती है, ब्लड यानी कि लिम्फ की सप्लाई हो रही होती है। यही वजह होती है जिसकी वजह से वहाँ पे कभी रूट से अगर दांत उखाड़ा जाए तो वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर वाइज इसका बना के देखा जाए तो वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, इसको सब आपको नोट करते हुए चलना है, साथ में एक शॉर्ट नोट टाइप ज़रूर बना लिया करिएगा। मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे टूथ से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, ये वो रीजन होता है जहाँ पे गम्स या फिर टीथ अरेंज्ड होते हैं, ये गम्स रीजन है, ठीक है ना। यहीं पे निकलता है आपका टीथ, ये सबसे आउटर मोस्ट जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इनेमल। ये क्या हो गया, इनेमल हो गया। इसी के अंदर जो रीजन होता है उसको कहलाता है क्या, डेंटाइन। ये होता है डेंटाइन, और ये होता है अंदर का रीजन जो कि रूट बना रहा होता है, और बीच में प्रेजेंट होती है आपकी क्या, पल्प कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहलाती है, पल्प कैविटी। यहाँ पे पाया जाता है, अभी मैंने बताया ये रूट रीजन है, तो यहाँ पे पाया जाएगा क्या, चारों तरफ से सराउंडेड होता है ये सीमेंटम से, इसी को कहते हैं क्या, सीमेंट या फिर सीमेंटम। और यहीं पे पाए जाते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पेरियोडोंटल लिगामेंट्स किस रीजन में पाया जाता है, तो आप बोलोगे रूट रीजन में। तो ये सबसे ऊपर होता है क्राउन रीजन, ये आपका बीच वाला होता है नेक रीजन, और सबसे नीचे होता है रूट वाला रीजन। यहाँ से यहाँ तक होता है रूट, ये रीजन हो गया नेक, और ये पूरा कहलाता है क्या, क्राउन, ठीक है। ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का। इतना आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसको हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे कि ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा।
कुछ जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी नोट कर लीजिएगा, कुछ नोट बना के अलग से, कि टीथ जो होता है स्नेक का कई बार पूछा है उसको क्या कहते हैं, वो उनका भी तो टीथ होता है। और जो आपका हाथी का होता है दांत जो बड़ा सा दिखा होता है वो क्या होता है, तो एक होता है फैंग्स, ठीक है, एक होता है फैंग्स और एक होता है टस्क। ये दो वर्ड आपको याद रखना है, फैंग्स और टस्क्स। ये होता है मोडिफाइड मैक्सिलरी टीथ ऑफ स्नेक, यानी कि सांप का जो दांत होता है उसको हम फैंक्स कहते हैं। और ये होता है मॉडिफाइड अपर इंसाइजर ऑफ एलिफेंट। हाथी का जो दांत होता है, ऊपर जो दांत निकला हुआ होता है लंबा सा दिखाने वाला, जिसको कहते हैं हम दिखाने का दांत, दिखाने वाला दांत, ये क्या होता है, टस्क। खाने वाला कौन सा होता है, उसको कहते हैं लोफोडोंट। और लोफोडोंट अभी मैंने एक बार जिक्र किया था, ऐसे टीथ होते हैं जिनके मार्जिन पे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक प्रीमोलस एंड मोलस, उनको क्या कहते हैं, लोफोडोंट। ये यहाँ पे होता है खाने का दांत, ठीक है। तो ये था ओवरऑल टीथ, ठीक है। एक बार 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा देते हैं फिर से कि मैमेलियन टीथ की अगर हम बात कर लें तो मैमेलियन टीथ के 3 कैरेक्टर मैंने आपको बताया। पहली चीज़ तो ये क्या होते हैं, थीकोडोंट होते हैं जो कि हमारे गम्स या सॉकेट्स में अरेंज होते हैं। दूसरा मैंने कैरेक्टर बताया कि ये हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट वो कैरेक्टर होता है जिसमें ये टीथ एक से ज़्यादा टाइप्स के हो सकते हैं, जिसके जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, जिनको अगर सीक्वेंसली देखा जाए तो सबसे पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसाइजर जो होता है वो आपका कैसा होता है, ब्लेंड मार्जिन के 3 होता है और च्यूइंग में हेल्प करता है, जबकि आपकी कैनाइन्स जो होते हैं वो चिजल शेप्ड होता है और खाने को फाड़ने में, टीयरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये कार्निवोरस कैरेक्टर होता है। जबकि प्रीमोलर्स और मोलर्स को एक साथ बच्चे हम क्या बोलते हैं, चीफ टीथ, और जो कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। इनकी जो मार्जिन होती है उसके बहुत ज़्यादा फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिस वजह से इनको हम लोफोडोंट भी कहते हैं। डाइफायोडोंट कंडीशन वो होती है जिसमें कि टीथ 2 बार लाइफ में इरप्ट होता है। इसी बेसिस पे ह्यूमन के अंदर 2 बार 2 टीथों को डिवाइड किया गया। पहला मिल्क टीथ होते हैं, दूसरा परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ को ही डेसिडुअस या फिर टेम्परेरी टीथ कहा जाता है। 20 नंबर्स होते हैं, फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 टीथ्स, करेक्ट। जबकि परमानेंट होते हैं कितने, 12 इन नंबर, जिसमें 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 4 मोलर्स होते हैं। इतना याद रखना है, 8 प्रीमोलर्स और मोलर्स यही होते हैं परमानेंट, और ये लाइफ में एक बार आते हैं, इसलिए इनको मोनोफायोडोंट भी कहा जाता है। अलॉन्ग विद द रिप्लेसमेंट ऑफ 20 मिल्क टीथ। तो जैसे ही 20 मिल्क टीथ का रिप्लेसमेंट होगा और 12 प्रीमोलर परमानेंट टीथ आ जाएंगे, यानी कि 8 प्रीमोलर्स और 4 मोलर्स, तो ये सब एक साथ मिलके 32 टीथ हो जाते हैं, जिनको हम 2123 अपॉन 2123 के साथ एडल्ट फॉर्मूले के थ्रू दिखा दिया जाता है। लेकिन वहीं पे हमने एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि एडोलसेंस एज में जब 12 से 18 साल पे होते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमारे पास एक टीथ नहीं होता है, क्योंकि वो टीथ लेट इरप्शन शो करता है, 17 साल के बाद आएगा, या फिर कभी कभी पूरी लाइफ में आता नहीं है। उस टीथ को कहा जाता है विजडम टीथ या वेस्टिजियल टीथ, जो कि जवानी का दांत कहा जाता है। तो तब तक, यानी कि एडोलसेंस एज में हमारा जो डेंटल फार्मूला होगा वो क्या कहलाएगा, तो आप बताइएगा 2122, करेक्ट, क्योंकि थर्ड पेयर ऑफ मोलर यहाँ पे नहीं है। तो 2122 अपॉन 2122 मल्टीप्लाइड 2 से करेंगे तो 28 टीथ आ जाता है। ये हो गया ओवरऑल टीथ, करेक्ट। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, क्राउन में, नेक में और रूट रीजन में। क्राउन के पास 2 स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्या, इनेमल और डेंटाइन। इनेमल जो होता है अपने बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, अमीलोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है, और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी। जबकि डेंटाइन की बात कर लें तो ये एक मेसोडर्मल ओरिजिन के साथ साथ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के थ्रू सिक्रीट होता है। नेक वो रीजन होता है जो कि गम्स से सराउंडेड होता है, और रूट होती है वो सीमेंट से सराउंडेड होती है चारों तरफ, और इसके अंदर पल्प कैविटी पाई जाती है, जहाँ पे नर्व्स की सप्लाई, लिम्फ ब्लेडर्स, वेसल्स और आर्टरीज और वेन्स की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से रूट से अगर कभी किसी दांत को निकाला जाए तो वहाँ से ब्लड आने लगता है, यानी कि वो लिविंग होती है इसकी रूट, ये भी क्लियर कर लेना है।
जस्ट बिकॉज ऑफ पल्प कैविटी। और सबसे लास्ट में मैंने आपको 2 टीथ बताए, फैंग्स और टस्क। फैंग्स वो टीथ होता है जो कि मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन है स्नेक का, जबकि टस्क में एलिफेंट का अपर इंसाइजर टीथ मॉडिफाई हो जाता है जो कि बाहर आ जाता है, जो कि दिखाने का दांत होता है। जबकि खाने के दांत की बात कर लें अगर एलिफेंट की, तो वो होते हैं लोफोडोंट। ये था ओवरऑल आपका टीथ, करेक्ट। तो इसको आप रिवाइज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और अगले वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही दमदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोगों ने नहीं किया। चैनल को शेयर करना और वीडियो को भी शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।